तो डॉक्टर सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि जब हम ब्लड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने सेशन में शुरुआत में भी कहा कि ब्लड हमारी बॉडी का लाइफलाइन होता है। तो क्या रोल होता है, मेजर क्या रोल होता है ब्लड का हमारी बॉडी में? जैसे आपने कहा कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो वट एवर वी आर ईटिंग, वट एवर वी आर टेकिंग द ब्रेथ, इट इज ऑल द होल बॉडी इज मेंटेन्ड ऑन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स दैट इज सप्लाइड बाय आउटसाइड. सो द थिंग दैट इज सप्लाइंग दैट टू योर बॉडी इज द ब्लड. अगर आप खाना खा रहे हो तो वो नॉर्मल खाना खा रहे हो, वो आपकी मसल्स कैसे बना रहा है, वो ब्लड के थ्रू बना रहा है. वट एवर यू आर ईटिंग वो सारा ब्लड से ही आपको जहां जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच रहा है. ऑक्सीजन जो आप ब्रीथ कर रहे हो, ऑक्सीजन आपके हर पार्ट में पहुंचाने का काम जो है वो ब्लड कर रहा है. तो ब्लड obviously it's a lifeline and it is an very very essential. Heart is the main body जो पंप करती है पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को, एंड ब्लड इज द लाइफलाइन एक्चुअली. बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे आपने कहा कि ब्लड एक्चुअल में लाइफलाइन ही है हमारी बॉडी के लिए. हम बात करते हैं काफी सारे ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, तो मेजरली जो ब्लड ग्रुप्स रहते हैं वो होते हैं 4, ए बी एंड ओ. बिल्कुल. तो ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं. बिल्कुल. कैसे डिसाइड होते हैं इनमें जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला फैक्टर है वो कैसे पता किया जाता है? एक्चुअली ब्लड ग्रुप इज हमारे जैसे आपने कहा कि 4 होते हैं, ए बी AB and O. ठीक है. So in each body we have few antigens and few antibodies. ठीक है. मतलब मैं अभी मेडिकल टर्म्स की बात करूंगी. हाँ, एंटीजन कोई भी एक पदार्थ कह लो हमारी बॉडी में, अगर जैसे हमें कोई वायरस भी आता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं. ठीक है. तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, उसके अगेंस्ट हम वो एंटीबॉडीज बनाती है. ठीक है. दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी का रिलेशन. ठीक है. तो ब्लड ग्रुप्स में अगर हम देखें, अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं उसमें हमारा एंटीजन ए होता है. ठीक है. और एंटीबॉडी बी होती है. अगर उसमें एंटीबॉडी ए होगी तो वो एंटीजन ए को मार देगी. तो इस तरीके से हर ग्रुप में, जैसे ब्लड ग्रुप बी हो गया, उसमें एंटीजन बी होती है, और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटी ए आती है. उसमें एंटी बी नहीं हो सकती क्योंकि वो नहीं तो बी एंटीजन और एंटीबॉडी मार देगी. तो इस तरीके से रेसिप्रोकल रिलेशन है इस चीज का. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है. ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है. ऑपोजिट होता है. अब जैसे अगर हम ए बी की बात करें, ए बी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. सो द बॉडी डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंड बी. Okay, and the O group has no antigens at all. Like it does not have A antigen and B antigen, so it has both the antibodies in the blood, anti-A and anti-B. So these are the various categories of the blood group that we have. Like अगर हम A blood group की बात करें तो A blood group को हम B blood group नहीं दे सकते. That we cannot do, mismatch it happen, नहीं कर सकते क्योंकि एंटी ए, उसमें हमारे पास ए एंटीजन है, एंटी बी है. इफ वी गिव बी का ब्लड टू दी ए ग्रुप के लोगों को, तो उसमें क्या होगा कि बी ग्रुप में एंटी ए है और वो एंटीजन ए को जाके मार देगा. तो इस तरीके से वो मिसमैच हो जाता है. तो हमें जिस ब्लड ग्रुप का होता है वही देना होता है. अब जैसे जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें सिर्फ एंटीबॉडीज हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको सिर्फ वो डोनेट कर सकते हैं, ऑल डोनर्स. तो दैट्स वाई जो ओ ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर. और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एंटीजेंस हैं, डज नॉट हैव एंटीबॉडी, वो सिर्फ रिसीव कर सकता है. तो दैट्स वाई ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट. जो हम अगर बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की, वो होता है एक RH फैक्टर, रीसस मंकी फैक्टर. उसमें इट मे बी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव. तो इट इज द कॉम्बिनेशन लाइक दैट. तो अगर ये पॉजिटिव, क्या चीज पॉजिटिव है, इसमें भी एक होता है एंटीजन डी. ओके. तो डी एंटीजन अगर है आपका तो वहां पे एंटी डी इज इम्पोर्टेंट. अगर नेगेटिव है तो उसमें डी एंटीजन नहीं है. तो दिस इज दैट कॉम्बिनेशन. आई थिंक यू माइट अंडरस्टैंड और माइट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स नॉट सो. It's very easy, and in transfusion medicine this is the base
of what we are giving blood to people and how we are managing the patients. बिल्कुल, जैसे अभी मैम आपने बताया कि किस ग्रुप ब्लड ग्रुप के लोग किस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपने बताया कि वो ऑल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, बिल्कुल, तो ए वाले जो लोग हैं वो ए बी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? वो सेकंड चॉइस रहती है हमारी, बट यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम ए बी ही, अगर मतलब ए बी का पेशेंट है तो उसको ए बी ग्रुप ही हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन एनी केस थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज देयर इन ए ग्रुप एंड बी ग्रुप आल्सो। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर भी होता है, तो वो भी हम देखते हैं ब्लड डोनेशन के टाइम पे? बिल्कुल। ए बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब उसमें भी ये रहता है कि पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव ब्लड जा सकता है, उसको नेगेटिव ब्लड भी जा सकता है, बट जो नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं उनको सिर्फ नेगेटिव चाहिए होता है। इसीलिए हम कहते हैं कुछ ग्रुप्स बहुत रेयर होते हैं, जैसे ए बी नेगेटिव, दैट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, एंड उसका ब्लड अवेलेबिलिटी इन ऑल द ब्लड सेंटर्स इज वेरी स्कार्स, मतलब इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। मतलब पेशेंट जो डोनर्स होते हैं ए बी नेगेटिव, उसकी पॉपुलेशन अराउंड 2-3% है। तो इन केस कोई पेशेंट अगर ब्लीड करता है तो ए बी नेगेटिव इसलिए रेयरेस्ट हो जाता है उस टाइम पे, तो इस तरीके से रहता है। अभी जब हम ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो मैम मैंने ऐसा बहुत देखा है, अगर आप 40 पीपल अगर उनको आप पूछेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो मोस्टली लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, इवन इफ उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया हो नहीं कराया हो, लेकिन सब लोग बोल देते हैं हमारा बी पॉजिटिव है। कोई फॉर्म में फिल करना है तो भी दे राइट बी पॉजिटिव। तो व्हाई इज बी पॉजिटिव सो कॉमन, क्यों इतना कॉमन है? एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द रीजन। Like if we talk about North India, North India, B positive is the commonest blood group that we find. That is the thing. In different parts of the country, we have different prevalent blood groups that we have. In North India, it is obviously we are living in Delhi, so it is so ki everyone says B positive. Though commonest is the O positive, around 36-37%. Followed by B positive, that is around 32% population has B positive. Then comes A positive, and then it comes as AB. AB is the least number of people have the AB group. That's okay. And सबसे healthy blood group ऐसा कुछ होता है माना जाता हो? Healthy blood group कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई ब्लड ग्रुप है वो अनहेल्दी है, इट इज नॉट सो, है ना। तो like if we talk about healthy O blood group, people are saying कि it is the healthiest because it reduces the risk of some heart diseases because it don't have any antigens, and might be that is one factor कि क्यों उसको healthy बोलते हैं। ए जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनका ये होता है कि दे हैव दैट कैरेक्टर ऑफ हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, they have the risk of high LDL cholesterol in their body. That's why type जो A blood group A है थोड़ा सा, but ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है कि which one is healthiest and which one is not. So depending upon the personality also, person to person depend करता है, it's not so. मैम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये भी सुनते हैं कि कुछ लोगों का ब्लड थिन है तो कुछ लोगों का बोलते हैं हम थिक ब्लड है, तो ये क्या होता है, क्या इससे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? थिक और थिन ब्लड जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, जो डिपेंड करता है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा पे डिपेंड करता है। जैसे WHO बोलता है कि 16.5 मेल्स के लिए और 16 ग्राम्स फीमेल के लिए ये अपर लिमिट ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, मतलब इससे ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस या उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, दोनों एक ही चीज है। अगर उससे ज्यादा हीमोग्लोबिन है तो वो कैटेगरी में आ जाता है पॉलीसाइथीमिया के। पॉलीसाइथीमिया का मतलब है कि आपकी बॉडी में ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन्स जो है बहुत ज्यादा है तो वो थिक ब्लड बन जाता है, मॉलिक्यूल ज्यादा है वो, क्योंकि जब वही चीज कम होती है उस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया। तो अनीमिया में क्या होता है, थिन ब्लड हो जाता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे हैं ब्लड में। तो जब वो ज्यादा है पॉलीसाइथीमिया उसको बोलते हैं थिक ब्लड, जब वो कम है अनीमिया है तो उसको बोलते हैं थिन ब्लड। थिक ब्लड के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं अलग अलग तरीके की, क्योंकि फ्लो जो है बेसिकली जो आपके वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लो, ब्लड हमारा एक फ्लोइंग लिक्विड है बेसिकली, तो अगर वो हैवी होगा, थिक होगा तो उसका जो फ्लो है वो बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो जब वो धीरे धीरे जाएगा तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा रिस्क रहता है
किसी भी जैसे आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीजेस हो गई, कोई भी ब्लॉकेज के कंडे, तो वो ज्यादा रहती है। तो थिक ब्लड का इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते है, हैं। बिल्कुल। और मैम जैसे थिन ब्लड का भी हम कई बार सुनते हैं, जिन लोगों का ब्लड थिन होता है उनके वुंड्स भी बहुत धीरे धीरे हील होते हैं, क्या ये भी कंडीशन होती है? जैसे अनीमिया है अगर, तो अनीमिया इज अ प्रॉब्लम, मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है अनीमिया में आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, आपके पास इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें आपके वुंड हीलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ओके, मतलब कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो तो ऐसे रहती जो है। अनीमिया के केसेस होते हैं उसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत आती है। मैम थोड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी थोड़ा समझाइए डिटेल में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली किसी भी पेशेंट को अगर नीड है, हमारे पास देखो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उसमें सिर्फ हम जो कॉन्सेंट्रेटेड रेड ब्लड सेल्स देते हैं, मतलब आरबीसीज जिनको कहते हैं, जो कि अनीमिया केसेस में दिया जाता है। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं और पेशेंट जो ब्लीडिंग पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। एक होते हैं प्लेटलेट्स, डेंगू टाइम पे बहुत प्लेटलेट्स बनते हैं, बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे वो प्लेटलेट्स भी, तो जब भी कोई एक इंसान खून दे रहा है, ठीक है, उसने दिया होल ब्लड, ठीक है, अब हमारा ब्लड सेंटर का काम क्या होता है, उस होल ब्लड को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, उसी ब्लड से हमें पैक्ड रेड ब्लड सेल्स भी बनाने हैं, हमें उसी ब्लड से प्लाज्मा बनाना है, प्लेटलेट्स रेडी करने हैं, ठीक है। कई केसेस में एक कंपोनेंट होता है क्रायोप्रेसिपिटेट, वो भी हम बना के रखते हैं, ताकि पेशेंट, हर किसी के इंडिकेशंस अलग हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम है अनीमिया के केसेस में, तो हमें पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देने पड़ते हैं। प्लेटलेट्स कम है तो हमें प्लेटलेट्स देने पड़ते हैं। कोई ब्लीडिंग पेशेंट है तो हमें एफएफपी, जिसे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं, वो देना पड़ता है। ओके। तो ये ब्लड सेंटर का बेसिकली एक पूरा काम होता है। एक स्टोरेज यूनिट होती है, उसमें एक पूरा, आप कभी आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। तो उसमें एक डोनर एरिया होता है। पेशेंट को हम पेशेंट नहीं बोलते एक्चुअली, डोनेशन इज अ वेरी हेल्दी प्रोसेस, है ना, तो वही हमें शायद एग्जैक्टली यही हमारा अवेयरनेस है सेशन के थ्रू, कि लोग डोनेशन को इतना ज्यादा मतलब हिचकिचाहट रहती है उनके अंदर कि हमें बीमारियां हो जाएंगी, कुछ हो जाएंगे, तो वी जस्ट वांट टू अवेयर पीपल कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं है, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोसेस। हर मतलब अगर कोई एनीवन हु इज फीलिंग हेल्दी इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ with a hemoglobin of more than 12.5, that is the minimum criteria that we follow for the blood donation, that is hemoglobin, it has to be more than 12.5. Actually all the blood centers are bound by the Drug and Cosmetics Act, DNC Act कहते हैं इसको। ड्रग कंट्रोलर एक बॉडी होती है, वो पूरा उन्होंने एक गाइडलाइंस बना रखी है एक्चुअली, कि किस इंसान का हम खून ले सकते हैं, किसका नहीं ले सकते। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, आई थिंक हम बात करेंगे आगे इस चीज के लिए, बट उसमें हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं कि हमें किसका ब्लड लेना है, किसका नहीं लेना है। तो वी हैव a big list of questions in that form, that donor questionnaire that we have at every blood center। मतलब कोई भी इंडिया में या कोई भी जो भी ब्लड सेंटर चल रहा है, वो उस बॉडी के अंडर काम कर रहा है। दिल्ली के अपने अलग रूल्स हैं, लेकिन उसके थ्रू हम डोनर्स को क्या कहते हैं, चुनते हैं। फिर उसके बाद हम उनका डोनेशन लेते हैं, उनका ब्लड प्रिपेयर करते हैं फॉर द पेशेंट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, शुरू का तो डोनेशन हो गए, फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन, जब भी पेशेंट को नीड है, हमारे पास स्टोरेज यूनिट है, हम उसमें उसको स्टोर करके रखते हैं। जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, हम उनको प्रोवाइड करा पाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। मैम जैसे हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, तो किस ब्लड ग्रुप के लोग किस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? किस ब्लड ग्रुप को किस, जैसे अगर हम बात करें ओ, है ना, तो ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, तो ओ को ओ ही ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब उसको ये नहीं है हम ए दे सकते हैं या बी दे सकते हैं, क्योंकि उन सब में एंटीजन्स है। तो जब भी उस बॉडी में हम कोई एंटीजन देंगे, तो वो एंटीबॉडीज लेके बैठा हुआ है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ओ को सिर्फ ओ ही चाहिए। जैसे ए बी है, ए बी को सिर्फ ए बी ही चाहिए। तो इसीलिए हम इनके नाम ही इस तरीके, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कि एक ए बी इज अ रेसिपिएंट ओनली, इट कैन नॉट बी एज अ डोनर, क्योंकि
कुछ ना कुछ उसमें एंटीजेंस है, हमें ज्यादा ध्यान एंटीजेंस पे देना है बेसिकली। ओ में इट्स अ यूनिवर्सल डोनेट के, ए और बी में ए ग्रुप को हम कोशिश करते हैं कि ए ग्रुप को जो ग्रुप स्पेसिफिक जाए, ए ग्रुप है तो ए ही ग्रुप जाए, बी है तो बी ही ग्रुप जाए, ए बी है तो ए बी जाए। बट इन केस क्योंकि आजकल इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, डोनर्स नहीं आते हैं, तो दैट्स अ रियल प्रॉब्लम एट द ग्राउंड लेवल कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि अगर ये ग्रुप नहीं है तो हमें दूसरे ग्रुप का कोई और ब्लड ग्रुप, क्योंकि नीड तो है ही। बिल्कुल, बहुत सारे तरीके के पेशेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में, सभी हॉस्पिटल्स में बेसिकली कैंसर पेशेंट्स भी हो गए, फिर क्रॉनिक अनीमिया के पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया जो बचपन से ही उनको ब्लड की नीड होती है, तो वो भी पेशेंट्स हैं। उसके बाद कोई ट्रॉमा हो गया तो उसमें अर्जेंट नीड रहती है। तो ये सारे गायनी पेशेंट्स हैं, गायनी पेशेंट्स को ब्लीड हो गया ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग तो उस टाइम पे भी ब्लड की बहुत ज़्यादा, मतलब मल्टीपल कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड का नीड है ही। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो क्या कोई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप मतलब जो होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए उसके बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो वो पैरामीटर्स के बारे में बताएं। गवर्नमेंट हैज गिवन गाइडलाइंस, जिसमें 18 इयर्स से 65 ईयर तक पीपल कैन डोनेट। लेस देन 18 years not allowed, more than 65 years not allowed. There is a little point in this कि 60 years से अगर कम है, 18 to 60 years first time donors can donate. बट अगर वो 60 to 65 वाले एज गैप में, एज ग्रुप में अगर वो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं तो नॉट अलाउड होता है। अच्छा। उनका हम नहीं लेते हैं। अगर वो पहले डोनेट कभी कर चुके हैं अपने लाइफ टाइम में और उनकी एज है 64 तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं 61 से 65 वाले जो ईयर के एज ग्रुप है तो उनका नहीं लेते हैं। तो ये गाइडलाइंस दे रखी है गवर्नमेंट ने, दैट वी फॉलो। अक्सर लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों ने अगर पियर्सिंग कराई है या टैटूज हैं तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो ये जो मिथ है वो कितना सही है? एक्चुअली टैटू और ईयर पियर्सिंग डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करा रहे हो, कि वहाँ नीडल्स वगैरह ठीक यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा 1 ईयर का गैप बोलते हैं। अगर आपने कभी टैटू करवाया है, इट्स नॉट लाइक कि आप परमानेंटली डेफर्ड हो, आप दे सकते हो ब्लड, बिल्कुल दे सकते हो। एक 1 ईयर का गैप होना चाहिए। जैसे आपने अगर 1 ईयर पहले टैटू करवाया है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग blood. In any case, we examine few infections in the donated blood. जैसे आपने जो डोनेट किया ब्लड, उस पे हम कुछ टेस्ट करते ही करते हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया एंड सिफिलिस। दीज 5 इन्फेक्शंस वी टेस्ट ऑन एवरी डोनेटेड ब्लड। जो भी डोनेट करते हैं हम ये 5 टेस्ट करते ही करते हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव आता है हम उस यूनिट को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो इसी क्योंकि हमें पेशेंट की सेफ्टी देखनी है, जिस पेशेंट को वो जा रहा है, तो ये इन्हें कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ब्लड ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। तो वो हमें मिनिमम टू मिनिमम करना है। उसके लिए नैट टेस्टिंग होती है, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, वो हम परफॉर्म करते हैं। एक TTI होता है, वो परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल थिंग्स आर देयर एट द ग्राउंड लेवल। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को गलती से गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बॉडी में? कोशिश रहती है कि ब्लड ग्रुप गलत नहीं चढ़ना चाहिए। मल्टीपल लेवल्स पे चेकिंग होती है उस चीज़ के लिए। क्लेरिकल चेक, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज क्लेरिकल चेक बिकॉज इट इज़ टोटली मैनुअल थिंग। स्टिल अगर हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखनी होती है, मेजर है या माइनर है। अब वो हम कैसे एग्जामिन करते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट को ब्लड चढ़ रहा है तो विद इन 30 मिनट्स, दोज 30 मिनट्स आर वेरी क्रूशियल। मतलब शुरू के 30 मिनट्स को बहुत ऑब्जर्व करना होता है। जो भी डॉक्टर नर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसफ्यूजन के, वो पूरा देखते हैं, ध्यान देते हैं कि पेशेंट को कोई BP तो नहीं लो डाउन हो रहा, पल्स रेट तो नहीं हाई हो रही, फीवर तो नहीं आ रहा है, या फिर पेशेंट को कहीं कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का पैरामीटर्स का एग्जामिन करते हैं उन 15-30 मिनट्स में। तो अगर कुछ होता है तो वो इमीडिएटली पता लग जाता है। अगर नहीं होता है देन वी कंटिन्यू। और अगर किसी भी पॉइंट पे पेशेंट को कैसा भी अनकंफर्टेबल फील होता है
तो वो हम ट्रांसफ्यूजन को बंद करना पड़ता है। ओके तो वो हम उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को हम रिपोर्ट भी करते हैं। ऐसे केसेस होते हैं क्या यूजुअली? होते हैं बिल्कुल। जैसे मंथली हमारे सेटअप में अगर हम कहें तो 1 और 2 मैक्सिमम, कई बार नहीं भी होते हैं। मंथली वाइज हम इसको मॉनिटर करते हैं, डे टू डे बेसिस पे भी करते हैं। इसमें क्या डेथ का रिस्क भी रहता है? डेथ का रिस्क रहता है अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो। Okay. मतलब अभी तक आई हैव नॉट सीन, बिल्कुल। and I don't want to see it because that is the major mistake that can happen. But mostly ये हम avoid करते हैं कि ये situation ना क्रिएट हो।